अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का यूनिट 2 करेंगे, इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़। ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होंगे जो हम इसमें कवर करेंगे? ओवरव्यू देखेंगे हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का, रिव्यू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, लिस्ट करेंगे 7 चाइल्डहुड कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ईपीआई ने बताई हैं, एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली कॉन्टेक्स्ट। आगे हम इसमें डिस्कस करें प्रोसेस ऑफ कोल्ड चेन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है नर्सिंग की, इसमें फैमिलीज़ की, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस क्या है इम्यूनाइजेशन की तरफ, और हेल्थ एजुकेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन टीचिंग क्या होनी चाहिए, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि ईपीआई हमारे पास क्या है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है जो कि लॉन्च हुआ था 1974 में, और लेस देन 5% वर्ल्ड जो कि चिल्ड्रन इम्यूनाइज हुए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, और अगेंस्ट 6 किलर डिजीज़ है यानी कि पोलियो से, डिप्थीरिया से, ट्यूबरकुलोसिस, पर्टोसिस जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, मीज़ल्स और टेटनस से। यानी कि जब ये लॉन्च हुआ था तो उसके 1 साल के अंदर ही ये जो 5 मोस्ट जो ज़्यादा थी डिजीज़ उनसे बचाने के लिए नहीं कि उनको वैक्सीनेशन दी गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि पाकिस्तान में कब हुआ था ये ईपीआई का प्रोग्राम। ये यानी कि जो हुआ था 0 से 23 मंथ्स अगेंस्ट 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अंदर, जो कि इंक्लूड इसमें यानी कि पाकिस्तान के अंदर 8 कम्युनिकेबल डिजीज़ से इनको बचाने के लिए दिया जाता था बच्चों को, जो कि हमारे पास आ जाता है इन्फेंट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलिटिस, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, न्यूनेटल टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिप वायरस और मीज़ल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी की एबिलिटी है फाइट करने की हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाता है उनसे जो हमारी बॉडी फाइट करती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ और वो सेल्स जो कि डीएक्टिवेट कर देते हैं किसको, पैथोजन को। उसमें हमारे पास फंजाई को, प्रोटोज़ोआ को, बैक्टीरिया, वायरस और जो कि पोटेंशियल पैथोजन हो जो कि आपको बीमार कर सकता हो, उन सबको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, किल कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमारे पास आपके पास आ जाता है एक्वायर्ड, इनेट। इनेट जो आपके इनबॉर्न होता है, एक्वायर्ड जो कि आप एक्वायर्ड में भी 2 आ जाते हैं, एक्टिव और पैसिव। और इसकी मज़ीद टाइप्स हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल, और इसमें भी नेचुरल, आर्टिफिशियल। इन सब को हम आगे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट पैथोजन। इसके अंदर आपका स्किन जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आ जाता है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिवेंट करता है पैथोजन को कि वो आपकी बॉडी के अंदर ना आए। एयर, फूड और ब्रेक, अगर आप खाना खाते हो या आप सांस लेते हो उसके अंदर अगर कोई पैथोजन आ जाए तो वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, या कहीं पे आपके स्किन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, कहीं आपको कट लग जाए, वहाँ से पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। ये आपके जो म्यूकोजल सरफेस है वो भी प्रिवेंट करती है पैथोजन को, ताकि वो आपके सेल के अंदर ना जाए। अगर आपकी म्यूकोजा डैमेज हो जाए, चाहे वो इंटरनल म्यूकोजा हो रेस्पिरेटरी का या इसोफेगस का, तो दोनों से आपको डिजीज़ हो सकता है। इसमें जो नेक्स्ट बात है हमें कि वो है कि आपको जो पैथोजन है वो आपके सेल्स के ऊपर अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, और अपने सेल्स को क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाता है। पैथोजन जो है वो डील करते हैं सेवरल टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी के सेवरल टाइप ऑफ सेल्स पैथोजन के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे फैगोसाइटोसिस है, ईटिंग सेल्स हैं, नेचुरल किलर टी सेल्स हैं, और ये डैमेज कॉज पैथोजन जो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज कॉज करे उससे पहले ही ये जो हमारी बॉडी के सारे सेल्स हैं ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी ये वर्क करती है स्लोअर देन इनेट, और ये ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। इसकी जो हमने टाइप्स डिस्कस की थी, हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, यू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ खुद बनाती है।
से आपकी बॉडी एंटीजन एक्सपोज हुई, आपको बीमारी हुई उसकी किसी भी डिजीज़ की, तो वो आपकी बॉडी ने क्या कर लिया, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना के रख लिया। अब वो जब भी दोबारा वो पैथोजन आएगा आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स या आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जल्दी बनेंगी और उसको फाइट करेंगी। इसमें क्या आता है, एक्सपोजर टू द एक्चुअल डिजीज़ कॉजिंग एंटीजन आ जाता है, आपकी बॉडी उससे लड़ती है और फिर उसको रिमेंबर रखती है या याद रखती है। इसमें हमारे पास नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी आ जाता है, जो ये वो इम्यूनिटी है जो कि अकर होती है जब पर्सन एक्सपोज होता है लाइव पैथोजन और डेवलप करता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और उसके बाद उसकी जो लीड करता है उसको इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी उसकी सेव हो जाती है बी सेल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हमारे पास क्या नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन, ये वैक्सीन से आपको दी जाती है जो कि जिनमें यानी कि एंटीजन सब्सटेंस मौजूद होता है, और जो वैक्सीन होती है वो स्टिमुलेट करती है प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन विदाउट कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। सही है, ये एंटीजन यानी कि रिप्रेजेंट करती हैं और इसमें आपको कोई डिज़ीज़ नहीं होती है, बल्कि आपको एंटीजन या वो पैथोजन आपको पहले से आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसके लिए पहले से तैयार हो जाए या पहले से अपनी बॉडी की फ़ौज बना ले, अपनी एंटीबॉडीज़ बना के रखे उसके ख़िलाफ़। सेकेंड हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती है, और इसमें यानी कि जो बेस्ट एग्जांपल है मदर की है, जो इम्यूनिटीज़ पास होती हैं बेबी से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट ऑर्गन होता है, कौन सा ऑर्गन होता है हमारे पास, प्लासेंटा के ज़रिए क्रॉस होता है, और जो एंटीबॉडीज़ बेबी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं वो यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रही होती हैं, जब तक कि बेबी का अपना इम्यून सिस्टम डेवलप ना हो जाए। इसमें भी हमारे पास नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो कि मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी है, जो कि टाइप ऑफ नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, जो कि रेफ़र करता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कन्वेड टू अ फीटस बाय हिज मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। से प्रेगनेंसी के दौरान जो उसको इम्यूनिटी मिल रही होती है उसमें क्या है, IgG, जो कि एक वाहिद वो एंटीबॉडी है जो कि पास करता है प्लासेंटा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की। अब इसमें जो आपके पास आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, ये शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन होता है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेलुलर फॉर्म, जैसे कि ह्यूमन के अंदर हम एनिमल ब्लड प्लाज्मा या फॉर्म ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब बी सेल्स और टी सेल्स की भी कुछ हम बात कर लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व करते हैं टू टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को, टी सेल्स और बी सेल्स को। जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं ये दोनों मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं। जो बी सेल्स हमारे पास हैं प्रोड्यूस होते हैं आपके बोन मैरो में। जो बी सेल्स हैं हमारे पास वो चीफली यानी कि सेक्रेट करते हैं सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज़ इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें हमारे पास IgG, IgM, IgE, IgD और IgA आ जाता है। ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के डिफरेंट फंक्शंस हैं अपने। जो टी सेल्स हैं या टी लिम्फोसाइट्स हैं वो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, इन टर्न वाइट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो कि प्ले करते हैं सेंट्रल रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। जो आपके पास टी सेल्स हैं वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते फ्री फ्लोटिंग एंटीजन को प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी होता है जो कि रिसेप्टर्स को या फ्रेगमेंट्स को, एंटीजन्स को जो कि उनके सरफेस पे लगे हुए होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं या कैंसरस सेल्स को ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो हमारे पास टी सेल्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके इम्यून डिफेंस को दो मेजर वेज के अंदर, जो कि सम डायरेक्ट होता है और कुछ रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि डायरेक्टली अटैक करते हैं आपके इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल्स पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडी को, जो कि एंटीबॉडी है इसको हम ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं, IG, जो कि एक लार्ज वाई शेप प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल्स में, और ये यूज्ड होता है बाय द इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरिजन ऑब्जेक्ट्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो कि आइडेंटिफाई करने में मदद देता है जो कि आपके बॉडी के अंदर फॉरिजन पैथोजन आ जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उनको आइडेंटिफिकेशन में मदद देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमने बात की थी, यानी कि IgA, IgD, IgE, IgG, IgM।
जो आपके पास IgA है ये फाउंड होता है आपके म्यूकोजल एरियाज़ में, जो आपके गट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, यूरोजेनिटल ट्रैक में, और प्रिवेंट करता है कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन। आल्सो फाउंड इन आपके सलाइवा के अंदर, टेयर्स के अंदर और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी पाया जाता है। IgD जो कि रिमेन और अटैच होता है आपके बी सेल्स के साथ और प्ले करता है की रोल इन इनिशिएटिंग अर्ली बी सेल रिस्पॉन्स, यानी कि अर्ली बी सेल्स रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स करने में मदद देता है। उसके बाद IgE जो कि नेचुरल वर्क प्रॉपर्ली करता है टी सेल्स। तो टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है जो कि वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है, और ये सेंट्रल रोल अदा करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवाते हैं, उनको ये अफेक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है IgG जो कि काइंड ऑफ एंटीबॉडी है, जो कि वर्क करता है एफिशिएंटली आप कोट माइक्रोब्स के ऊपर, जो कि स्पीडिंग करते हैं अपने अपटेक करते हैं, यानी कि आपके हेल्दी सेल्स को क्या करते हैं, इस आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। और ये है जो ओनली एंटीबॉडी है जो कि क्रॉस करता है प्लासेंटा को और बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IgM, एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स के सरफेस पे होता है और इफेक्टिव होता है किलिंग बैक्टीरिया करने में, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने में मदद देता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि IgG जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके MCQs के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन्स कैन रिसीव इन प्रेगनेंसी। कौन सी वैक्सीन है जो कि आप प्रेगनेंसी में मदर को दे सकते हैं। उसमें आपके पास आ जाता है हेपेटाइटिस B, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टोसिस। अगर उसके बूस्टर डोज नहीं मिली हुई तो उसको आप बूस्टर डोज दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन शुड प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस A, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, MMR और वेरिसेला, यानी कि जो कि हम चिकन पॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, नीमोकोकल जो कि निमोनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ओरल पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये रिकमेंड नहीं की जाती प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्डहुड वैक्सीन आर रिकमेंडेड, यानी कि कौन सी एज से लेकर, पैदाइश से लेकर किस एज तक कौन कौन सी वैक्सीनेशन देनी चाहिए। तो इसमें बर्थ जब बेबी की बर्थ होगी तो उसको BCG वैक्सीन लगेगी इंट्राडेल्मर। 6 वीक्स में उसको DPT की फ़र्स्ट डोज, OPV की फ़र्स्ट डोज, HPV की फ़र्स्ट डोज, क्योंकि IM ओरल और IM लगेगा। 10 वीक्स के अंदर DPT2, OPV2, HPV2, IM ओरल और IM लगेगा। 14 वीक्स में उसको DPT3, OPV3, HPV3 और ओरल, IM ओरल और IM लगेगा। 9 मंथ्स में उसको मीज़ल्स की वैक्सीन लगेगी सबकुटेनियस। 15 to 18 मंथ्स में उसको MMR, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, ये सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर ओरल वैक्सीन लगेगी। 5 ईयर्स में उसको DT बूस्टर, OPV बूस्टर लगेगा, IM और ओरल। 10 ईयर्स में उसको TD बूस्टर लगेगा इंट्रामस्कुलर। अब हम बात कर लें कि हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी का पार्ट है वो यानी कि हमारी बॉडी को हेल्प करता है रिकग्निशन करने में और डिस्ट्रक्शन करने में फॉरिजन मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। उसमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन, ये सब हमारे पार्ट है इम्यून सिस्टम का। ये पिक्चर है बोन मैरो, lymph vessels, lymph nodes, spleen, thymus, tonsils, adenoid। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये एस्टिमेट किया जाता है ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी विल इनकाउंटर अ बिलियन फॉरिजन एंटीजन कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी में हम बिलियंस ऑफ फॉरिजन पैथोजन को इनकाउंटर करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और हमें डिजीज़ कॉज करवाते हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसके ख़िलाफ़ काम करता है। और हमेशा यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है जो कि पॉसिबल एंटीजन के ऊपर जाके एक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब उसमें हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी जो कि अकर होती है व्हेन वन मेक हिज ओन एंटीबॉडीज़, जब हम अपनी एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। ये हमारे पास यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी कहलाती है। आपके MCQs के लिए ये भी बात इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम अपनी एंटीबॉडीज़ खुद बनाते हैं।
गेटिंग द डिजीज़, इसमें हमें डिजीज़ होती है कि अगर हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स हो गया और दिन की हमारी मेमोरी के अंदर फिर सेव हो जाता है बी सेल्स के अंदर, और इसमें यानी कि प्रोडक्शन फिर जब दोबारा होती है हमारे पास वो डिजीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी बॉडी दोबारा उसके अब पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, वो पैथोजन चिकन पॉक्स का, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज़ तैयार करके रखे, उसके ऊपर हमला करके उसको फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है अगर वो दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन क्या है? यानी कि वैक्सीनेशन एक इंजेक्शन है जो कि वीक की फॉर्म ऑफ एक्चुअल एंटीजन होता है जो कि डिज़ीज़ कॉज करता है, और ये इंजेक्शन यानी कि इतना वीक होता है कि आपको यानी कि बीमार नहीं कर पाता, और आपकी बॉडी बी लिम्फोसाइट्स इसको ईज़िली इसका एंटीजन रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, और यानी कि अगर रियल में या एक्टिव में आपके पास वो वायरस या पैथोजन या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो ये उसको लिए पहले से ही फ़ौज तैयार करके रखते हैं या पहले से ही एंटीबॉडीज़ तैयार करके रखते हैं जो कि उसके ऊपर एक्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है डिज़ीज़ कॉज करने से पहले ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि आपको एंटीबॉडीज़ किसी और से मिल रही हो और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी पे कहलाती है। तो इसकी जो ज़्यादा एग्जांपल है मोस्ट कॉमन वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो कि मदर से बेबी को मिलता है। और एक बात और है कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए ताकि बेबी को दूसरी डिजीज़ से या पैथोजन से ईज़िली बचाया जा सके। सही बेबी को यानी कि जो मदर फीड है उससे बेबी को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली बेबी की बॉडी के अंदर आ रही होती हैं। अब चाइल्डहुड कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है? मीज़ल्स, ट्यूबरकुलोसिस, माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, टेटनस, पोलियोमाइलिटिस, पर्टोसिस जो कि वूपिंग कफ है, या बॉर्डिटेला पर्टोसिस, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस, डायरिया, निमोनिया। अब यूजेस ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यून प्रोवाइडर, यानी कि इम्यूनोलॉजी एवरीडे लाइफ में किस तरह यानी कि इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी जगहों पे हो रही थी, जैसे कि इम्यूनाइजेशन जो सबसे ज़्यादा हुई थी कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम में, और यानी कि ये हाइपर सेंसिटिविटी या एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी कर सकती है अगर पर्सन ज़्यादा एलर्जिक हो उस वैक्सीन से। अब फोरकास्टिंग ऑफ एपिडेमिक्स में यानी कि डिज़ीज़ कॉमन इन पार्टिकुलर एरियाज़, यानी कि कुछ लोकेशंस पे कुछ सिटीज़ में कोई डिज़ीज़ अगर ज़्यादा कॉमन है, यानी कि इन्फ्लुएंज़ा हो गया या जैसे कि कोविड था, तो उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन उस इलाके को, इस पॉपुलेशन को, उस कंट्री को दी जाती है। अब सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस या ब्लड ग्रुपिंग के लिए जिसमें क्या होता है, इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग फॉर लैब टेस्ट एंड केम टू नो दैट हैविंग एनी डिजीज़ सो दे शुड बी वैक्सीनेटेड। सही है, उसके लिए कि लैब टेस्ट अगर आप करवा लेते हो तो आपको पता लग जाए कि आपको कौन सी डिजीज़ होने का ख़तरा है, तो आप उससे पहले ही उसकी वैक्सीन लगा लेते हो। कैरी डिटेक्शन में हेल्प देता है, यानी कि अगर पर्सन कैरी करता है या कैरी डिजीज़ करता है और वैक्सीन के लिए जा रहा है तो उसके लिए ईज़िली आपकी डिटेक्शन हो जाती है अगर आप उसके पहले से ही लैब टेस्ट करवा लेते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, यानी कि आपकी जो वैक्सीन है वो किस किस तरीके से बनाई जाती है, आपकी बॉडी के अंदर किस हालत में डाली जाती है, वो सब तरीके हम इसमें देखेंगे। इसमें हमारे पास 7 तरीके हैं: लाइफ एटेन्यूएटेड, इनएक्टिव या किल्ड, टॉक्सॉइड, सब यूनिट, कंजक्टिवेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन्स और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइव एटेन्यूएटेड, यानी कि लाइव एटेन्यूएटेड वो वैक्सीन जो कि वीक होता है, ग्रो करता है आपकी जनरेशन्स में, इन विच डू नॉट रिप्रोड्यूस वेरी वेल, जो कि ज़्यादातर जल्दी यानी कि रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता, और ये जो ऑर्गेनिज़म है कलेक्ट करता है, यूज़ करता है वैक्सीन के लिए। यानी कि इसकी जो एग्जांपल है यानी कि ओरल पोलियो जो कि सेबन है, या बीसीजी, मीज़ल्स, हीट सेंसिटिव जो कि होते हैं, या जो नॉन रिकमेंडेंट फॉर जो कि प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर नहीं दी जाते, या पर्सन विद सप्रेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, या वो रिस्पॉन्स यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, वो सही तरह काम नहीं कर रहा हो। यानी कि बेसिकली लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसमें जो पैथोजन होगा वो ज़िंदा होगा लेकिन बहुत वीक होगा, आपको डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड या किल्ड। सही, नाम से ही पता लग रहा है जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया, वायरस, उसको किल कर दिया जाता है बाय हीट या रेडिएशन से या केमिकल से, फॉर्मलिन, फिनॉइल या
मिर्थियोलेट्स है। इसकी एग्जांपल आ जाती हैं पर्टोसिस, इंजेक्टेबल पोलियो, टैब, पैराथायरॉयड, एबी और रेबीज़ में ये हीट स्टेबल होते हैं, सेफर देन लाइव वैक्सीन होते हैं और ये दिए जा सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट होते हैं। ये क्रिएट करते हैं यानी कि वीक इम्यून सिस्टम रिस्पांस को लाइव वैक्सीन से और इनको यानी कि सर्व एडिशनल डोजेस भी और बूस्टर डोजेस भी इनको रिक्वायर्ड होती हैं ताकि आपकी पर्सन यानी कि उस बंदे की या पेशेंट की इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉक्सॉइड, जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय डिटॉक्सिफाइंग बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। सही, बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स treated by formalin to destroy toxicity and retain antigenicity, यानी कि बैक्टीरिया को जो टॉक्सिन्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिटॉक्सिसिटी उसकी कर दी जाती है और एंटीजेनिसिटी उसकी बरकरार रहती है ताकि ये जो वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर अगर आए तो वो आपकी बॉडी एंटीजन को सीधा पहचान ले, जो कि ज़्यादातर क्या कॉज करती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास यानी कि डिप्थीरिया, टेटनस, टैक्सॉइड आ जाता है और ये वेरी सेफ होता है पर्पज़ ऑफ वैक्सीन का। आप सब यूनिट वैक्सीन्स इंस्टेड ऑफ द इंटायर माइक्रोब ओनली द एंटीजन दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम इज़ यूज्ड। इसमें यानी कि जो उस पैथोजन का या उस डिजीज़ कॉज करने का बैक्टीरिया का उसका सिर्फ एंटीजन ही ले लिया जाता है ताकि उसे यानी कि उसी के पार्ट से यानी कि वैक्सीन बनाई जाती है। और यानी कि इन सब कुछ केसेस के अंदर जो एपिटोप्स हैं जो कि वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन है वो ले लिए जाते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स उनको रिकग्नाइज़ कर लेता है, बाइंड कर लेता है। ये हाई सेफ्टी और हाई एफिकेसी होता है। 2 ways टू मेक सब यूनिट वैक्सीन, 2 तरीके हैं जिससे आप इनको बना सकते हैं। ग्रोइंग माइक्रोब इन लैब एंड देन यूज़ केमिकल्स टू ब्रेक इट पार्ट एंड गैदर द इम्पॉर्टेंट एंटीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द माइक्रोब यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट तो ये है कि आप उनको यानी कि लैब के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हो, फिर केमिकल के ज़रिए उनको ब्रेक करते हो और फिर उनका जो एंटीजन जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको आप यूज़ करके वैक्सीन बना लेते हो, जो कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहलाता है। उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी आ जाता है। जो दूसरा तरीका है वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट कॉज द डिजीज़, यानी कि सब वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर अगर डाल दी जाए तो उसमें क्या होगा कि जिसमें यानी कि वो उनको डिजीज़ तो कॉज नहीं करेगी लेकिन उनका इम्यून सिस्टम की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन्स की। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पॉलीसेकेराइड कोटिंग्स के साथ आते हैं और हाइड कर लेते हैं फ्रॉम इम्यूनिच्योर इम्यून सिस्टम ऑफ बेबीज़ और यानी कि अपने आप को हाइड कर लेते हैं कोटिंग लगा के। जो ये वो इम्यून सिस्टम है जिसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता रिस्पॉन्ड। देयरफॉर कॉन्जुगेटिव वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड। कॉन्जुगेट वैक्सीन उनमें रिकमेंड की जाती है जिसमें जो बैक्टीरिया पैथोजन होता है अपने ऊपर कोटिंग चढ़ा के उसकी बॉडी के अंदर छुप जाता है। अब कॉन्जुगेटिव वैक्सीन डेवलप किस तरह की जाती है, इसमें भी यानी कि सब यूनिट लिया जाता है वैक्सीन, पीस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, लिंक टू एंटीजन किया जाता है, उसको टॉक्सॉइड से यानी कि उसके जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म किया जाता है और फिर उसको इम्यून सिस्टम के अंदर डाला जाता है ताकि मॉलिक्यूल को कैरी करे वो उसके प्लाज्मा के अंदर और रिकग्नाइज करे टी सेल्स उसको। ये यानी कि लिंकेज प्रोवाइड करता है इमेच्योर इम्यून सिस्टम में जो कि रिएक्ट करता है पॉलीसेकेराइड कोटिंग को और डिफेंड करता है अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियम को। इसमें आपके पास हिप, नीमोकोकल, पर्टोसिस और पार्ट ऑफ डीटीपी आ जाता है। यानी कि कॉन्जुगेट वैक्सीन भी डिजीज़ या पैथोजन के एक पार्ट लेके उससे बनाई जाती है जो कि बेबी के अंदर डाला जाता है एज अ वैक्सीनेशन और अब बेबी के अंदर जो टी सेल्स हैं वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं ताकि वो अगर पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर आके अपने ऊपर कोटिंग चढ़ा के उसकी बॉडी के अंदर छुप ना सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए वैक्सीन्स की। अब हमारे पास जो डीएनए वैक्सीन्स हैं यानी कि ये अगेंस्ट माइक्रोब एक्ट करेंगी, एंटीबॉडी रिस्पांस इनका ज़्यादा होगा। फ्री फ्लोटिंग एंटीजन जो कि सिक्रेटेड बाय सेल्स होते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर घूम रहे होते हैं। ये जो डीएनए वैक्सीन है ये डिजीज़ कॉज नहीं करती है और इसके अंदर कोई माइक्रोब नहीं होता है, ये जस्ट उसकी फ्यू कॉपीज़ होती हैं उसके जीन्स की। इसकी एग्जांपल डीएनए वैक्सीन में हमारे पास इन्फ्लुएंजा या हर्ब्स आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन।
ये जो कि एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन सिमिलर टू डीएनए वैक्सीन है, बट ये हमारे पास एटीन्यूएटेड वायरस या बैक्टीरियम टू इंट्रोड्यूस माइक्रोबियल डीएनए टू सेल ऑफ द बॉडी में आ जाता है, यानी कि इसमें हम माइक्रोबियल डीएनए दिखाते हैं सेल्स को। इसमें वेक्टर जो कि रेफ़र होता है एज अ वायरस और बैक्टीरियम यूज्ड एज अ कैरियर, यानी कि बैक्टीरिया वायरस को आप दिखाते हो उस बॉडी के अंदर और उसके एक्सपेरिमेंटल करवाते हो, जिसमें आपके पास स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जैसे शॉर्ट टर्म रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ी, जो पीछे हमने पढ़ा है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में एंटीटॉक्सिन टॉक्सिन आ जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन में आपके आईजी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए और आईजीई आ जाता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको मीडिएट सोर्स ऑफ एंटीबॉडी। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में लाइफ वैक्सीन्स में एटीन्यूएटेड वीकेंड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रेप्लिकेट करता है होस्ट को। किल्ड इनएक्टिव सबयूनिट वैक्सीन्स में किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं या अदर सब यूनिट्स होते हैं। किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टॉक्सॉइड्स, किल्ड ऑर्गेनिजम्स और एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स। टॉक्सॉइड्स in case of disease which produce pathogen affect by their exotoxins, toxins can be produced by treating the exotoxins with formalin in such a way that toxicity is destroyed and antigenicity is retained. टॉक्सॉइड्स यानी कि वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो कि आप टॉक्सॉइड्स यानी टॉक्सिन रिलीज़ करें उसको, यानी कि आपकी उनको फॉर्मलिन से बाहर ट्रीट करके उनकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाता है और एंटीजेनिसिटी उनकी बरकरार रहती है और फिर आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। उसमें हमारे पास डिप्टीरिया टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड ये आ जाता है। सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किल ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया को या बिल्कुल किल करके आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ फिर अपना प्रोलॉन्ग या एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर कर सके। उसमें आपके पास टैब वैक्सीन आ जाता है, कॉलेरा वैक्सीन, हैफकिंस प्लेग वैक्सीन। नेक्स्ट हमारे पास एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स आता है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उनकी विरुलेंस कम हो जाती है, विरुलेंस कम हुई हुई होती है, जो कि आपको यानी कि बीमार करने की जो सलाहियत है उसको हम विरुलेंस कहते हैं, और इनकी उसकी बीमार करने की सलाहियत को कम करके आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी के जो बी सेल्स हैं वो उसको रिकग्नाइज़ करें और उसको रिमेंबर रखें। ये ज़्यादातर दी जाता है येलो फीवर वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन में। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इसका पर्पस क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन का हाईली इम्यून पॉपुलेशन अगर होगी तो प्रोटेक्ट करेगी आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ से। चिल्ड्रन जो कि मेनली अफेक्ट होते हैं डिजीज़ से वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे, यानी कि आफ्टर बर्थ जो कि मैटरनल बॉडी ट्रांसमिट होती हैं बेबी को थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेंट डिजीज़ लाइक टीबी, पोलियो। और इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि उसमें ट्रांसमिशन होती है, यानी कि टीबी की या पोलियो की जब बेबी फीटस में होता है उसमें तब ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती। लेकिन जब एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉर दिस डिजीज शुड कॉमन सून आफ्टर बर्थ, सही है, टीबी पोलियो उसको आफ्टर बर्थ हो सकता है क्योंकि फीटस के अंदर तो वो सेव रहता है, बाहर आने के बाद ये दोनों डिजीज़ उसको हो सकती हैं, तो इसीलिए इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है। और पोलियो का वाहिद इलाज वैक्सीनेशन है क्योंकि पोलियो का कोई इलाज नहीं है, जस्ट प्रिवेंशन है जो कि वैक्सीनेशन आपने करवानी है। नेक्स्ट आपके पास है टॉक्सॉइड्स, जिसमें आपका डिप्थीरिया टॉक्सॉइड है जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय डिप्थीरिया के जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं जो कि उसको फॉर्मलिन से या एल्युमिनियम केमिकल से सॉल्ट ऐड किया जाता है और इसको जो वैक्सीन है यानी कि बनाई जाती है, यानी कि डिप्थीरिया के वायरस को बिल्कुल कमज़ोर करके या उसके टॉक्सिन्स को रिमूव करके टॉक्सिसिटी को हटा दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए और आपको डिजीज़ कॉज ना करे और फिर आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। टेटनस टॉक्सॉइड, ये भी सिंपल इसी तरह से यानी कि 2 अदर एंटीजन या ट्रिपल एंटीजन या डिप्थीरिया के अंदर पर्टोसिस के अंदर डीपीटी, पर्टोसिस और टेटनस डीपीटी वैक्सीन पूरी दी जाती है तीनों की। और इसका यानी कि बूस्टर डोज भी आप लगवा सकते हैं अगर आपने कुछ ज़्यादा टाइम हो गया लगवाए हुए उसको। तो ये सब आपके पास इसमें आ जाता है और आप इसको रीड आउट कर सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किल्ड ऑर्गेनिज्म में आपके पास पर्टोसिस आ जाता है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स और उनके नेम ऑफ वैक्सीन्स, इसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको वैसे ही वीडियो रोक के याद कर सकते हैं, कि ये आपको याद होना चाहिए, MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। है कि चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि ये ऑलवेज बेटर होता है कि प्रिवेंट करें डिजीज़ से रेदर दैन ट्रीटमेंट। तो वैक्सीन प्रिवेंट डिजीज़ इन पीपल हु रिसीव देम एंड प्रोटेक्ट दोज हु कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। वैक्सीन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सेव लाइव्स। यानी कि वैक्सीन आपके पास जो कि प्रिवेंटेबल हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनसे आपको बचाता है और आपकी जान बचाता है, आपके बच्चों की या दूसरों की जान बचती है। वैक्सीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके यानी कि कंट्रोल करने में मेनी इन्फेक्शियस डिजीज़ को आपकी पॉपुलेशन के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर, जैसे कि पोलियो, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, वूपिंग ऑफ रूबेला, जर्मन मीजल्स, मम्स, टेटनस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिप। और आपका जो चाइल्ड अगर वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा इन सारी डिजीज़ को, और फिर वो यानी कि आपके ऊपर उसको जब डिजीज़ होगा, पोलियो होगा, तो आपके फैमिली के ऊपर बर्डन बन जाएगा और आपको दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वैक्सीन करती हैं प्रिवेंट करती हैं प्रिवेंटेबल डिजीज़ को जो कि कॉस्टली इम्पेक्ट करती हैं, रिजल्टिंग इन डॉक्टर विजिट, यानी कि आपको डॉक्टर के विजिट के लिए भी पैसे चाहिए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाती हैं, सिक चिल्ड्रन होते हैं जो कि पेरेंट के ऊपर भी लॉस ऑफ टाइम, वर्क, यानी कि आपको फैमिली के ऊपर पूरा बर्डनाइज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड चेन डायग्राम के ऊपर, जिसमें आपके पास यानी कि जब भी वैक्सीन कोई बनती है तो उसको मैनेज करना होता है। कुछ वैक्सीन्स ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रखनी पड़ती हैं, कुछ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखनी पड़ती हैं। तो उनकी अगर उनका जो टेम्परेचर है वो अगर सही नहीं रखा गया तो वैक्सीन ख़राब हो सकती है। तो उसमें आप मैन्युफैक्चरर फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं, सेकेंड एक्सट्रीब्यूटर, वैक्सीन डिपॉजिट्स, प्रोवाइडर ऑफिस और लास्ट में क्लाइंट जिनको वैक्सीन लग रही होती है। अब हम बात कर लें व्हाट इज़ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के जिसके मैंने ये वो प्रोसेस है जिसमें यानी कि वैक्सीन का ऑप्टिमल कंडीशन या ऑप्टिमल टेम्परेचर रखा जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन के अंदर रखा जाता है, जिसमें आपके यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक उसका नॉर्मल टेम्परेचर बरकरार रखा जाता है। यानी कि कुछ वैक्सीन हमारे पास रेफ्रिजरेटर की हैं जिसमें आपके पास +2 से लेकर +8 तक रखा जाता है, और कुछ फ्रोज़न वैक्सीन है जो कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर -15 या उससे भी नीचे रखा जाता है, सही है। और कुछ हमारे पास लाइट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं जो कि उनको नेसेसरी होता है कि कवर करके रखना है आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इफेक्टिव ऑफ कोल्ड वैक्सीन। अब कोल्ड वैक्सीन कोल्ड चेन का काम क्या है, ये कि 3 मेन एलिमेंट कंबाइन करके इन प्रॉपर वैक्सीन या ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और हैंडलिंग आपने करनी होती है। सबसे पहले आपके पास ट्रेंड पर्सनल यानी कि ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इक्विपमेंट आपके पास होनी चाहिए, या फिर कभी रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र होना चाहिए। एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोसीजर आपको आना चाहिए, किस तरह आपने उनको हैंडल करना है, अगर ख़राब हो जाए फिर आपने क्या करना है। और इनमें जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये इनको आपने प्रॉपरली एड्रेस करना है और सब्सिक्वेंट सेक्शंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आपको फेमिलियर होना चाहिए कि किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स का आपको पता होना चाहिए, कोल्ड चेन का और मॉनिटरिंग सिस्टम का कंप्लीट अबाउट गिविंग वैक्सीन आपको पता होना चाहिए, कोर्स और एज सुन एज प्रैक्टिसेबल यानी कि आपको वैक्सीन लगाना आना चाहिए। इफेक्टिवली पार्टिसिपेट यानी कि आपने करना है कोल्ड चेन क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ में, इनकी क्वालिटी आपने बेहतर बनानी है। अगर क्वालिटी आप बेहतर नहीं बनाएंगे तो वैक्सीन लगाने का आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप डिज़ीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, फिर प्रिवेंशन की जगह आप उसको डिज़ीज़ दे रहे हो। फेमिलियर आपने उन्हें पैकिंग से, हैंडलिंग प्रोसीजर से वैक्सीन्स किस तरह ट्रांसपोर्ट करनी है। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस रिटर्न पैकेज आपने करना है, मेंटेन करना है। कोल्ड चेन क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड भी आपने मेंटेन करना है। फॉरवर्ड सब यूनिट वैक्सीन कोल्ड चेन ग्राफ्स या रीजनल CDC सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफाई करना है आपने डेफिसिट इन हेल्थ केयर प्रोसेस, और रिकमेंड करना है करेक्ट प्रैक्टिसेस वेयर नेसेसरी। सही नहीं कि जहाँ पे भी कोई कमी हो तो आपने उनको देखना है और उस कमी को पूरा करना है, या उसका पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सजेशन देना है। रिपोर्ट करना है आपने क्वार्टरली टू मैनेजमेंट टीम ऑन क्वालिटी एश्योरेंस रिस्पॉन्स, और आपने इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट करते रहना है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को। नेक्स्ट हम लास्ट में बात करते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे कि 5-in-1 वैक्सीन जो हमारे पास प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिप्थीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, पोलियो और हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी। सेकंड जो नीमोकोकल या नीमोजैब PCV वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करता है आपको सम टाइप ऑफ नीमोकोकल इन्फेक्शन से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटा वायरस वैक्सीन के, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट रोटा वायरस इन्फेक्शन, जो कि कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड डायरिया और सिकनेस है। मेनिंजाइटिस या मेनसी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है आपको अगेंस्ट मेनिंजाइटिस सी या मेनिंजोकोकल टाइप सी। हिप मेनसी बूस्टर जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और मेनिंजाइटिस सी से। MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है आपको मीजल्स मम्स एंड रूबेला में। चिल्ड्रंस फ्लू वैक्सीन जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको फ्लू से। 4-in-1 प्री स्कूलर बूस्टर में दिया जाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ और पोलियो से। HPV वैक्सीन जो कि वुमेन ओनली है, प्रोटेक्ट करता है सर्वाइकल कैंसर से, इनके सिर्फ फीमेल्स में दी जाती है। 10 हमारे पास है 3-in-1 टीनेज बूस्टर जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है टेटनस, डिप्थीरिया और पोलियो से। ऑप्टिमल वैक्सीनेशंस यानी कि ये वैक्सीनेशंस जो कि ऑफ़र किए जाते हैं NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज में, इन एडिशन टू द रूटीन प्रोग्राम टू एट रिस्क ग्रुप ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन, इनकी जो रिस्क पर होते हैं जिनको ख़तरा होता है डिजीज़ डेवलप करने का। 12 चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन वार्सेला जो कि चिकन पॉक्स से बचाता है, और यानी कि सिबलिंग्स हो, चिल्ड्रन हो जिनको सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम हो और ससेप्टेबल टू चिकन पॉक्स है, फॉर एग्जांपल इनके कैंसर ट्रीटमेंट और दे हैड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या उनको इनकी कैंसर हो तो उसमें दिया जाता है। BCG ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीनेशन जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको TB से, ट्यूबरकुलोसिस से। और किसको ज़रूरत होती है? बेबीज़ एंड चिल्ड्रन हु हैव अ हाई चांस ऑफ कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद ट्यूबरकुलोसिस, अगर वो TB के पेशेंट्स है, TB के आपकी फैमिली हिस्ट्री है, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये इनकी दिया जाता है बर्थ से लेकर 16 ईयर्स ऑफ एज में। नेक्स्ट है फ्लू वैक्सीनेशन जो कि आपको फ्लू से प्रोटेक्ट करके रखता है चिल्ड्रन जिनका मेडिकल कंडीशन ऐसी हो या उनका वीक इम्यून सिस्टम हो जो कि उनको रखता है, यानी कि उनको रिस्क है कि उनको फ्लू हो सकता है, उनको दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको हेपेटाइटिस बी से। और ज़रूरत किसको होती है? यानी कि वो बच्चा जो कि रिस्क पर हो या एक्सपोजर उसका हुआ हो हेपेटाइटिस बी के साथ, या बेबी बॉर्न हुआ हो इन्फेक्टेड मदर के साथ। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।